क्लास स्टार्ट करते हैं अभी आपकी। देखिए कल मैंने आप लोगों को ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर से बता देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बताया था, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो सिर्फ क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल किस में, आपका मोशन में है, चार्ज पार्टिकल किस में है बच्चों, आपका मोशन में है चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो वहां पे दो कंडीशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, जीरो। एक नंबर का क्वेश्चन पक्का है यहां से, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। पार्टिकल मोशन में है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी आपको और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी, ठीक है। अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी एंड आल्सो एमिट द पार्टिकल रेडिएशंस। पार्टिकल क्या एमिट करेगा, रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। तो रेडिएशन जो है ना बच्चों, वो रेडिएशन क्या कहलाएगी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या गामा पार्टिकल भी बोलते हैं, गामा फोटोन। न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाऊंगी, क्या बोलते हैं इसको, गामा फोटोन्स। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। न्यूट्रल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई चार्ज नहीं होता इन पे, दीज आर द न्यूट्रल। और रेस्ट मास हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जीरो होता है, रेस्ट मास ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज जीरो। दीज आर द गामा फोटोन्स। फोटोन्स क्या बच्चों, क्वांटा ऑफ लाइट या पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन किसे कहते हैं, एक होता है बच्चों फोटोन, क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट और पैकेट ऑफ लाइट, पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। उसको क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन। एक होता है फोनोन, फोनोन ये न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, वैसे हम पर यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। फोनोन मतलब क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन, लाइट का वाइब्रेशन या पैकेट ऑफ वाइब्रेशन, क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोनोन। ये एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं बच्चों आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में। हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पढ़ते हैं, ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल है। इनके अलावा भी 200 से ज्यादा, 300 पता और भी ज्यादा है, हमारे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। दीज आर ऑल सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है बच्चों। रुक रही है, किसकी रुक रही है, ओके चलो ठीक है। ये नोट करिए बच्चों एक बार। वैसे तो मैंने कल के वीडियो लेक्चर में कुछ बता दिया था आपको इसके बारे में, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया एक बार, ये नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बच्चों आपकी, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव व्हिच आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन ये याद होनी चाहिए आपको, एसएचएम में पढ़ी थी 11th के अंदर। डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी का स्क्वायर। दिस इज द एसएचएम इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होती है। इसका सॉल्यूशन आता है बच्चों y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं हम लोग तो ये सॉल्यूशन आता है आपके पास। इसी तरह हम यहाँ पे भी कहेंगे कि ये भी एसएचएम ही हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे जो वेव का मोशन होगा डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स का
स्केयर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, प्लस इज इक्वल टू वी स्केयर, ये कोई भी कांस्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू जैसे यहाँ पे वी स्केयर तो यहाँ पे आएगी सी स्केयर, डेल स्केयर वाई बाई डेल टी का स्केयर, इसी तरह डेल स्केयर ई बाई डेल स्केयर बी बाई डेल एक्स का स्केयर, डेल स्केयर वाई बाई डेल टी का स्केयर। दिस सेटिस्फाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन दोनों इक्वेशंस को हमेशा सेटिस्फाई करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज सेटिस्फाई दिस टू इक्वेशंस। ये भी सब मैंने कल बता दिया था, पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी ये बातें आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन आता बड़ा कंफ्यूजिंग, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ इसको। ई नॉट साइन, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, या ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ भी लिख लो। अरे ये ध्यान रखना, मैं एक जनरल लिखती हूँ, वाई वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, या ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। दीज आर द बोथ ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन, ये दोनों ही वेव की इक्वेशन है। बस इतना है कि इन दोनों में फेज डिफरेंस में कह दूं ये प्लस और ये भी प्लस, ऐसे लिख दिया, ठीक है, या ये माइनस, सॉरी ये माइनस लिख लो, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों ही वेव की इक्वेशन है, बट दे हैव द फेज डिफरेंस पाई। बोथ आर द वेव इक्वेशन बट दीज वेव इक्वेशन हैव द फेज डिफरेंस पाई। इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा बच्चों, पाई का फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी, बोथ आर द वेव इक्वेशन। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो यहाँ से वेव की इक्वेशन क्या आएगी, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसी तरह बी की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताओ क्या फेज डिफरेंस आएगा, पाई बाय 2 या 0। अब कहते हो डेफिनेशन में आप लोग पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये वेव जो है मान लिया बच्चों आपके पास यहां से प्रोपगेट कर रही है एक्स एक्सिस में। तो बच्चों देखो, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है तो ये किसका कंपोनेंट होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो ये एक्स एक्सिस में वेव प्रोपगेट कर रही है, ठीक है। तो देखो ये वाई एक्सिस में है, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, जेड एक्सिस में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, वाई एक्सिस में, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक एक्स और वाई और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेव किधर प्रोपगेट कर रही है, एक्स एक्सिस में। सारे एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये लिखा जाता है डेफिनेशन में। तो ये बताइए क्या फेज डिफरेंस इन दोनों में क्या है, फेज डिफरेंस इन दोनों वेव्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कमेंट करिए जल्दी से। 0। देखो फेज का मतलब 4th यूनिट में समझाया था, कौन आगे कौन पीछे। फेज का फेज वर्ड बेसिकली क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस मोशन, ये होती है फेज वर्ड का मतलब। हाँ बिल्कुल। तो फेज क्या होता है, कौन सा पार्टिकल आगे कौन सा पीछे, कौन सी वेव आगे कौन सी वेव पीछे आपके पास, ठीक है। तो देखो इन दोनों वेव में यहाँ पे भी फेज कितना है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसमें भी कितना के एक्स माइनस ओमेगा। तो फेज डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में, हमेशा 0। ये 2 पॉइंट बड़े अच्छे से याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। ये सब बातें मैंने कल बता दी थी, ठीक है, फिर प्रॉपर्टी में लिखवा दूंगी। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम in the electromagnetic wave is called energy density। मतलब एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या पढ़ा था, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात करती, किसकी बात कर रही हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान से सुनना। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन फ्री स्पेस, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन स्पेस एनर्जी डेंसिटी क्या फॉर्मूला था, एनर्जी डेंसिटी को यू से लिख रही हूं, क्या था फॉर्मूला, अभी कैपेसिटर का टेस्ट दिया जस्ट, क्या था बताना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ना, अरे ये पढ़ा है, अरे ये तो इतना तो ध्यान है। इसी तरह सिमिलरली इन मैग्नेटिज्म यूबी एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ म्यू नॉट आ जाएगा, क्योंकि उसमें कांस्टेंट क्या लेते हैं, म्यू नॉट। वहां पे कांस्टेंट क्या बात करते हैं बच्चों, म्यू नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइनसोइडल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, साइनसोइडल वेव। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज और आरएमएस वैल्यू की बात करें, एसी, देखो साइनसोइडल की फॉर्म में मतलब एसी की बात करते हैं, और जब हम एसी की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू, किसकी बात करते हैं, आरएमएस और एवरेज वैल्यू। देखो बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर साइनसोइडल, ठीक है। सो ई रिप्लेस बाय ई आर एम एस एंड बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, बी आर एम एस, क्योंकि आर एम एस वैल्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, और यू बी क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर की जगह बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट। बी की जगह ई की जगह ई आर एम एस लिख देंगे और बी की जगह बी आर एम एस लिख देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, नोट करिए जल्दी से बच्चों इसको एक बार। और यहाँ पे एक चीज और लिख लो, टोटल कितनी हो जाएगी, यूई प्लस यूबी। तो टोटल यहाँ पे भी लिख लेंगे और आगे भी, ये टोटल और लिख देते हैं, ये टोटल है, ये नोट करिए जल्दी से। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आगे देखिए क्या बना आपके पास, ये एनर्जी डेंसिटी यूई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट
ERMS का स्क्वायर, और UB क्या है बच्चों, PRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी है, ध्यान रखना। तो टोटल क्या बन जाएगी, टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लो, यहीं पे एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। ERMS को क्या लिख सकते हो बच्चों, ERMS E नॉट बाई √2, और BRMS को B नॉट बाई √2। तो यहां लिख लो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बना 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर। इसी तरह ये भी क्या बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट B नॉट का स्क्वायर। E नॉट और B नॉट क्या बता रहे हैं, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। E नॉट और B नॉट क्या बता रहे हैं, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या आ जाएगा, UT = UE + UB, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट B नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, टोटल वैल्यू। और अभी मैं ये प्रूव करूंगी कि टोटल एनर्जी, अब हम ये बात यहां से लिख लेंगे कि टोटल, दूसरा देखो, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बर इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर होगी किसके, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। UE बराबर होगा, ना भी प्रूव, UE बराबर टू UB। UE किसके बराबर होगा, UB के बराबर होगा। ये दोनों इक्वल होते हैं। देखिए कैसे, देखो अगर मैं UE को लेके चलती हूँ बच्चों, मैंने क्या लेके चली, UE की वैल्यू यहां से यही उठा लेती हूँ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर, यही होती है UE की वैल्यू। ठीक है, अब एक बात बताओ, कल एक रिलेशन पढ़ाया था, कल के वीडियो लेक्चर में, या पहले भी बताया था मैंने, ये वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ाया था आपको। तो V की वैल्यू क्या होती है, E/B। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो V की जगह क्या लिख लेंगे, C। क्या लिख लेंगे बच्चों, C लिख लेंगे, किससे चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, C × B। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 लिख सकते हो, यूजिंग 2 in 1, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से UE बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट CB का स्क्वायर। ये E नॉट बाई B नॉट होता है ये, तो E नॉट की जगह क्या आ जाएगा, CB नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बना बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट C² B नॉट का स्क्वायर, C² B नॉट का स्क्वायर। कल के ही वीडियो लेक्चर में एक बात और समझाई थी आपको, एक बात और बताई थी यहाँ पे, वो क्या थी बच्चों, वो क्या थी यहाँ से कि C जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। कैसे आया था, ध्यान है, क्या बताया था, जैसे कि म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 10⁻⁷ और 1/4 एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹। जब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये किसके बराबर आती है, 1/c² के। किसके बराबर आती है, 1/c² के। तो ये रिलेशन मिल जाता है हमें यहाँ से। तो ये c² की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये रिलेशन ध्यान रखना। तो UE बच्चों कितना बन गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, c² कितना हो जाएगा यहाँ से, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो c² की वैल्यू रख दो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट B नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर गया, तो UE की वैल्यू B नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 4μ0। तो देखो UE लेके चले थे, और ये वैल्यू किसकी है बच्चों, देखो यहाँ पे ये किसकी, UB की। तो ये वैल्यू किसकी है बच्चों, UB। तो UE
किसके, यूबी के। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से। कर लिया? अब देखो तो यूवी बराबर आ गया किसके, यूबी के। तो यहां से आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्केयर। इसकी जगह भी मैं वही लिख सकती हूँ 1/4 एप्सिलॉन, या मैंने अभी ये प्रूव करा यूई की वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू इसके बराबर आ गई या नहीं आ गई। तो मैं दोनों तरीके से लिख देती हूँ, बी नॉट का स्केयर डिवाइड बाई 4 म्यू नॉट प्लस, ये म्यू नॉट है बच्चों, ये मैं गलती से लिख गई है, ये बी नॉट का स्केयर डिवाइड बाई, ध्यान भी नहीं देते तुम लोग तो, 4 म्यू नॉट, लेकिन होगा बी नॉट का स्केयर डिवाइड बाई 4 म्यू नॉट। ठीक है, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, आराम से सो रहे कि मैंने एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कैसे लिख दिया। ये म्यू नॉट है मैग्नेटिज्म में, तो ये बनेगा आपके पास, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती है, तो ये बना बी नॉट का स्केयर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट। तो ये बना बच्चों 1/2 बी नॉट का स्केयर अपॉन म्यू नॉट। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो बी आर एम एस क्या होता है, बी नॉट बाई √2, तो बी आर एम एस का स्केयर क्या बन जाएगा, बी स्केयर बाई 2। तो बी नॉट का स्केयर डिवाइड बाई 2 की जगह में बी आर एम एस का स्केयर लिख सकती हूँ। तो ये यहां से क्या आ जाएगा बच्चों आपका, क्या आ जाएगा यहां से, टोटल ut इज इक्वल्स टू कितना आ गया, बी आर एम एस का स्केयर डिवाइड बाई म्यू नॉट। समझ आया? इसको आपने ये लिख दिया बी आर एम एस का स्केयर इंटू म्यू नॉट। इसी तरह सिमिलरली यूटी को टोटल किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्केयर, क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्केयर, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्केयर। बताइए समझ आया? तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी लाइक दैट इन दिस फॉर्म, ये सब ध्यान रखना आप जो अभी समझा। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये नोट हो गया। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, intensity of the electromagnetic wave। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आई से लिख देते हैं एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड को हिंदी में बोल देते हैं ग्लो, कितनी ब्राइटनेस है। ठीक है, जैसे आपके हर एक CFL वगैरह पे लिखा रहता है दिस CFL ऑफ दिस इंटेंसिटी, तो उसको क्या बताता है वो CFL उसमें वहां पे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। पावर अपॉन एरिया, क्या लिख सकते हैं, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करेंगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसके लिए मान लिया आपने कि लेट अस कंसीडर इन द सिलेंडर ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर मूव। एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है आपके पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अरे वायर का क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही तो होता है। ठीक है, एक वायर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहां से मूव कर रही है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है,
वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो गिवन टाइम पे मान लीजिए इस वायर में से यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे चलती है? सी से। एक टाइम, छोटा सा टाइम ले लिया मैंने, डी टी या टी कुछ भी ले लो, टी ले लो, डेल्टा टी कुछ भी ले लो, सी इंटू टी लिख लेती हूँ। किसी टी टाइम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से मूव कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये किसके बराबर होगी? सी इंटू टी के। ठीक है। ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे लिख दूं, एनर्जी को यू से पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी को ई से लिख देती हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम। यह एनर्जी, कंफ्यूजन मत होना, अरे वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे लिख देते हैं, इसलिए मैं इसको यू से लिख देती हूँ, और ये भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम। ठीक है। तो एनर्जी क्या बनी बच्चों? यू। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या बनी? एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यू बराबर क्या है बच्चों? यू डी, एनर्जी डेंसिटी को यू डी से लिख दूं, ठीक है, इंटू वॉल्यूम। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये एनर्जी है, ये इसको मैं यू से लिख देती हूँ। ठीक है। अरे ई और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाना नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म आएगी इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। तो आई इज इक्वल टू यू डी। इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी की वैल्यू क्या है बच्चों? यू डी इंटू वॉल्यूम वी डिवाइडेड बाई एरिया इंटू टी। तो देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? ये डिस्टेंस इंटू एरिया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस इंटू एरिया। एरिया को डिस्टेंस से, भाई कितनी लेंथ चली इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं बच्चों? सी इंटू टी इंटू ए। तो यहाँ वॉल्यूम को लिख दूंगी मैं सी टी इंटू ए। तो ये बन जाएगा आपके पास सी टी इंटू ए। तो टी से टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो इंटेंसिटी क्या आ गई? एनर्जी डेंसिटी इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज योर फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी अपॉन में सी स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज योर इंटेंसिटी। ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था आपके पास? बताना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी? लिख के भेजो अभी, जल्दी बताओ। अभी पढ़ा है जस्ट। फॉर्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी का बताना है। टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताना है, बताओ जल्दी। अरे अभी पढ़ा है। क्या है टोटल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू? एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर इंटू सी, यही तो निकाली है। और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखोगे तो BRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू सी। ठीक है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को तुम अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इन फॉर्मूले से निकाल सकते। इंटेंसिटी की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन फाइंड दैट। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब बात करते हैं मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जल्दी से नोट करिए बच्चों। कर लिया? अब देखो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेव। देखो मोमेंटम का यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा ना बच्चों, यहाँ पे वो आएगा u बाई सी। यहाँ पे जो मोमेंटम की वैल्यू होगी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो देखो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों होता है u बाई सी। u क्या होता है? एनर्जी, और c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। देखो कैसे आएगा, ठीक है। देखो आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, P इज इक्वल टू mv, ठीक है। दिस फॉर्मूला फॉर मटेरियल पार्टिकल, दिस फॉर्मूला कब लगाते हैं? वैलिड फॉर मटेरियल पार्टिकल। मतलब एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा। एक पार्टिकल है, उसका कुछ मास है और टाइम के साथ उसका मास चेंज नहीं हो रहा, तो उसके पास तो जो क्वांटिटी होती है उसे क्या कहते हैं? मोमेंटम। लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो सन से रेडिएशन हमारे पास आ रही है, हमारे पास सन से जो रेडिएशन आ रही है बच्चों, ट्रेवल करके, वो किसकी फॉर्म में आ रही है? एनर्जी की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव ऑलवेज एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो मूव कैसे करेंगी? ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव सम एनर्जी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव एनर्जी। ठीक है, तो इसको किसके फॉर्म में लिख लेंगे बच्चों? P इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, इसलिए v की जगह c लिख देंगे, mc। स्पीड ऑफ लाइट के लिए क्या लिख देते हैं? c। अगर वो वैक्यूम में जा रही है तो, और किसी मीडियम में होगी तो बच्चों v आ जाएगा, कोई बात नहीं। वो मीडियम में होगा तो c को v लिख लेते हैं और वैक्यूम में उसको c ही लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या करूं मैं? इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं, c से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो एनर्जी का फॉर्मूला वैसे ही पता है बच्चों, mv स्क्वायर होता है ना, जब वो मूव करती है तो रेडिएशन मूव करेंगी तो एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 तो कांस्टेंट है, तो मेन काम किसका है? m और v का। तो क्या करा इसने? मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया, c से तो ये mc स्क्वायर बना, जो कि mv स्क्वायर है एनर्जी की फॉर्म, डिवाइड बाय c। तो क्या बनाओ? p इज इक्वल टू, ये mc स्क्वायर क्या बता रहा है? एनर्जी को। mc स्क्वायर किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों? एनर्जी। तो u बाई c। ये क्या आ गया? मोमेंटम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। p क्या है बच्चों? यहाँ पे ये मोमेंटम, मोमेंटम। इसको बेसिकली ऐसे नहीं लिखते, बेसिकली जनरल फॉर्मूला बनता है इसका गामा u बाई सी। गामा u बाई सी। गामा फैक्टर क्या बताता है? गामा की वैल्यू 2 होती है इफ वेव आर कंप्लीटली। आपको बस ये याद रखना है, ये डेरिवेशन पूछता भी नहीं है तो मैंने आपको थोड़ा रियलाइज करने के लिए बता दिया, ठीक है, फिर भी आना चाहिए। गामा इज इक्वल टू इफ वेव कंप्लीटली आर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। जैसे वेव आई सरफेस से टकराई और रिफ्लेक्ट बैक होगी। वेव आई, जैसे लाइट टॉर्च मारी आपने, दीवार के टकराई और रिफ्लेक्ट बैक होके होगी, तो उसके लिए गामा कोएफिशिएंट की वैल्यू बच्चों क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, क्योंकि वो एक बार गई एक बार आई। तो एक बार क्या बना? गामा u बाई सी, और एक बार क्या बना? देखो एक बार तो बनेगा u बाई सी जाने के लिए, और आने के लिए माइनस u बाई सी। क्या बना? u बाई सी माइनस माइनस u बाई सी। तो क्या बन गया आपके पास? 2u बाई सी। 2u बाई सी ही बना ना, उसी चीज को मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया, उसी चीज को मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 2u लिख दिया, ठीक है। इसी तरह गामा की वैल्यू 1 होगी। वेव इफ वेव आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब, वेव आई चली और सरफेस से जाके एब्जॉर्ब हो गई। इफ वेव आर या रेडिएशन आर, इफ रेडिएशंस आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब, रेडिएशन कंप्लीटली क्या हो रही है बच्चों? एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इतना नोट करो बच्चों, एक बार नीचे दिखेगा नहीं आपको, दिख जाएगा। गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी कब? इफ रेडिएशन आर कंप्लीटली ट्रांसमिटेड। क्या हो रही है? रेडिएशन कंप्लीटली ट्रांसमिटेड हो रही है। देखो रेडिएशन गई और सरफेस से आगे शीशे का वो लगा हुआ था, कंप्लीटली ट्रांसमिट होके चली गई।
तो जितनी आई उतनी ही चली गई, तो नेट क्या बना आपका 0, इसलिए वहां पे गामा की वैल्यू क्या ले लोगे 0, गामा की वैल्यू क्या रख लोगे बच्चों वहां पे 0। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ नहीं समझ आया तो किसी को। हो गया। अब देखो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मोमेंटम की बात करी। अब बात करेंगे आप प्रेशर की। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रेशर क्या होगा बच्चों, प्रेशर I/c इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। कैसे लिखेंगे इसको, P = गामा I/c। वही है बात, अगर गामा की वैल्यू 2 होगी, कंप्लीटली क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन, अगर कंप्लीटली क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन। गामा की वैल्यू 1 होगी अगर कंप्लीटली क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन। गामा की वैल्यू 0 होगी अगर कंप्लीटली क्या हो रहा है ट्रांसमिशन, अगर कंप्लीटली क्या हो रहा है ट्रांसमिशन। ये बात क्लियर आया, कैसे देखो, क्या पी प्रेशर, प्रेशर को क्या लिख सकते हो, देखो इंटेंसिटी क्या थी बच्चों, इंटेंसिटी की फॉर्म में रिजल्ट है ना, कैसे आया, इंटेंसिटी क्या थी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब आपके पास प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एनर्जी को मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकती हूँ, अरे वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेम ही तो डायमेंशन होती है, क्या लिख सकती हूँ F इंटू एक्स इंटू ए इंटू टी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बना आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बचा, स्पीड ऑफ लाइट, एयर स्पीड, और फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, प्रेशर इंटू सी इंटू आई, तो पी प्रेशर क्या बन गया I/c, पी प्रेशर क्या आ गया आपका I/c। कि रेडिएशन आई प्रेशर से टकराए, किसी प्रेशर से, किस प्रेशर से वो सरफेस पे टकराएगी, रेडिएशन किस प्रेशर से सरफेस पे टकराएगी, जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, जितनी उसकी एनर्जी हो। नोट करिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैं जो पढ़ा है ना सारा, इस प्रॉपर्टीज में सारा आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक क्वेश्चन कॉमन जनरली बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ओरिजिन बताया था मैंने, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी तो रेडिएशन एमिट होगी, और वो रेडिएशन ही क्या कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टीज के अंदर अब जितने पॉइंट मैंने पढ़ाए वो सारे मैं लिख देती हूँ। प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन ही लिख दो, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। द इलेक्ट्रिक and magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे ट्रेवल
with the speed of light in vacuum. देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में क्या होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना उनकी होती है 2.9978 10⁸, ये अप्रोक्सीमेट सेम होती है 2.99 10⁸। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.99 को 3 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली होती है। एग्जैक्ट में अगर आप आंसर देखो तो बाकी बुक्स में ये लिखा रहता है दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो क्यों, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बराबर होता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद लिखो फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस द वे भी कैसे लिख लो, E = E0 sin ओमेगा टी kx - ओमेगा टी, B = B0 sin kx - ओमेगा टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव फेज डिफरेंस 0। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड have phase difference 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। रेशियो ऑफ लैंग्वेज लिखे ना, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट की। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट। नंबर 5 पॉइंट सी, स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होगी, μ0 ε0। अगर ये एयर में बात करता है तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इसमें, अगर वो वैक्यूम या एयर की बात कर रहा है, अगर वो किसी मीडियम की बात करता है तो सी को v से लिख लेते हैं और ये बन जाएगा με। मीडियम के लिए हम इस कंसेप्ट को यूज करें, क्या लिख लेंगे इसको हम लोग, με। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी, 1/2 ε0 ERMS का स्क्वायर, और UV किसके बराबर था, 1/2 ε0 BRMS का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर थी, ε0 ERMS का स्क्वायर और ε0 BRMS का स्क्वायर। ये टोटल थी आपके, ε0 नहीं μ0, नीचे μ0 आएगा। नोट करिए जल्दी, दिख रहा है सभी को, हाँ दिख रहा है, ठीक है जल्दी नोट करिए। आप इसी चीज को ये भी कह सकते हो, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज में होता है, तभी फेज डिफरेंस क्या होता है, 0। आप ये भी लिख सकते हो कि इसी लैंग्वेज को ऑसिलेशन of electric and magnetic field are in the same phase में मूव करते। सेम फेज का मतलब दोनों एक साथ मैक्सिमम होती है, एक साथ मिनिमम होती है, एक ही टाइम पे मैक्सिमम और एक ही टाइम पे मिनिमम। ये आपने देखा भी है, अभी जो वेव में मूव करवा रही थी, देखो जिस टाइम पे ये मैक्सिमम उसी टाइम पे ये मैक्सिमम, तो एक टाइम पे दोनों मैक्सिमम हो रही है और एक टाइम पे क्या हो रही है, मिनिमम। इसलिए इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या, 0। ये क्या है, ऑसिलेशन क्या, इन द सेम फेज। ऑसिलेशन किसमें आपका बच्चों, इन द सेम फेज। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, they does not deflected by, very important, जिसमें गलती कर जाते हैं बच्चों, very important पॉइंट। अब देखो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ठीक है चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रेशर। हाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं ये कह रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होती है, तो याद रखना दे कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल, दे कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसके अंदर लिख ले, इसके अंदर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, जो भी पॉइंट था, पॉइंट नंबर 7 8 जो भी था देख लेना, ये 6 था 7 था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये गामा पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ध्यान रखना न्यूट्रल होती है, दे डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दे शोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दे शोज द सुपरपोजिशन, या ओबे द लिख दो, ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और अभी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाऊंगी मैं आपको कि दे शोज द फिनोमिनास, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड करके, मतलब नंबर ऑफ वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, नंबर ऑफ वेव्स आपस में क्या करेंगी, सुपर इम्पोज, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, दे शोज द फिनोमिनास, दे शोज द फिनोमिनास like interference, diffraction, polarization, interference, diffraction and polarization, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन के फिनोमिना क्या करती है, ये शो करती है। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्या होता है बच्चों, सी क्या होता है, ई नोट बाई बी, बी नोट। ठीक है, तो ई नोट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी इंटू बी नोट। देखो ऐसे कौन सा फैक्टर ज्यादा है, ई नोट ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बना आपका कंक्लूजन बच्चों, ई नोट ग्रेटर देन है किससे, बी नोट। स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है, देखो स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई 10⁻⁸। ठीक है, तो ई नोट ग्रेटर देन होगा किससे, बी नोट से। मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसका इफेक्ट शो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका शो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सी टाइम्स ज्यादा होती है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो हमें जो ये शो होता है ना फिनोमिना चार्ज पार्टिकल का, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमिना दिखता है। तो आप ऑप्टिकल फिनोमिना जो पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स जो आप पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, तो ऑप्टिकल फिनोमिना कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, आप लिखेंगे फॉर ऑप्टिकल फिनोमिना। सो फॉर ऑप्टिकल फिनोमिना इलेक्ट्रिक component is responsible। ठीक है, इसके लिए क्या होगा आपके पास, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द ऑप्टिकल फिनोमिना। आप इस चीज को ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल फिनोमिना। दूसरी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, इसमें थोड़ा लिख रहा तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक, फॉर ऑप्टिकल फिनोमिना, फॉर ऑप्टिकल फिनोमिना। वो आप कोई भी लैंग्वेज में, ऑप्टिकल फिनोमिना के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी नोट करिए इसको। पॉइंट नंबर 9 देखिए, जल्दी नोट कर लिया। पॉइंट नंबर 9 देखो इसी का, पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है बच्चों आपको, प्रेशर अभी सिखाया था, प्रेशर। पॉइंट नंबर 9, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा बच्चों, गामा आई बाई सी। आई क्या होती है बच्चों, यहाँ पे इंटेंसिटी, याद रखना इंटेंसिटी। सी क्या होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ए लाइट। ठीक है,
गामा की वैल्यू क्या हो सकती है 2, गामा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 0 फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन और फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, दूसरा क्या था, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या होता है बच्चों, P इज इक्वल टू यू बाई सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वही बात है, गामा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 0, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन के लिए, ये एब्जॉर्प्शन के लिए और ये ट्रांसमिशन के लिए। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ये रिलेशन कहीं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपको। ठीक है, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। कैसे आया, ये एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होती है ना बच्चों, एनर्जी ऑफ द फोटोन U, वो क्या होती है h न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू U बाई C है ना, गामा की वैल्यू 1 लिख लेते थोड़ी देर के लिए, तो U की वैल्यू h न्यू, न्यू बाई C, न्यू की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला ध्यान होगा C बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हो बच्चों, C बाई लैम्डा, तो h C बाई लैम्डा इंटू C, C से C मर गया। तो मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर वेव की वेवलेंथ क्या दे रखी है लैम्डा, तो मोमेंटम कैन बी फाइंड आउट दिस फॉर्मूला। मोमेंटम को 7th यूनिट में हम इसी को पढ़ेंगे ज्यादातर। ठीक है, तो मोमेंटम यहाँ पे बस थोड़ा इतना ही बता रखा था, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक ही बता रही थी। क्लियर हुआ बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, तो 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दे ऑसिलेट इन द सेम फेज, और फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0। बाकी ये सब आपको ध्यान रखना है। बताइए बच्चों, इतना समझ आया या हटा दूं? ये एक न्यूमेरिकल जो करवा रही हूं ना, लगभग बोर्ड में बहुत बार रिपीट होता है और आता ही यही है, मैं ये कहूंगी आता ही यही है, पर भाई कुछ नहीं पता, करना सब कुछ है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है बोर्ड के अंदर। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम करवा रही हूं। the magnetic field in a plane electromagnetic wave, in a plane electromagnetic wave is given by By is equals to 2 into 10 raised to the power minus 7 sin 0.5 10 raised to the power 3x plus 1.5 10 raised to the power 11 t into t है टेस्ला है, ये टेस्ला यूनिट है। क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। क्वेश्चन के ए पार्ट पूछा है व्हाट इज द wavelength and frequency of the wave, frequency of the wave। ठीक है, देखिए बच्चों, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कैसे हो जाएगा आपके पास, कैसे निकालेंगे? देखो, जब ऐसे इक्वेशन लिखी रखी रहे तो क्या करो, पहले जर्नल इक्वेशन लिख लो। जर्नल इक्वेशन क्या थी, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन kx प्लस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये आ गया जर्नल इक्वेशन। अब के आप लोगों को पता है क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा। के क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा। अब देखो, ये के ही तो है आपका, तो k बराबर कितना दे दिया बच्चों, 0.5 10 raised to the power 3। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा, तो k की वैल्यू रख दो बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा को इधर ले आओ, 2 पाई बाई के लैम्डा ही तो पूछा उसने, तो 2 पाई डिवाइड बाई 0.5 10 raised to the power 3। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 5 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बना 4 पाई इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ये आ गई वेवलेंथ। ये क्या आ गई बच्चों आपकी वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या पूछा उसने आपसे, फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा उसने आपसे, फ्रीक्वेंसी ना, हाँ फ्रीक्वेंसी पूछा ना, फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये रहा ओमेगा टी, ये ओमेगा है ना बच्चों, ओमेगा किसके बराबर 1.5 10⁻11। ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई बाई टी और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। तो एफ को क्या लिख सकती हूँ मैं ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा कितना है 1.5 10⁻11 डिवाइड बाई 2 पाई। इसको सोल्व कर लोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चों यहाँ से। अरे सोल्व कर लोगे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी आपके पास। यहाँ से करना तो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। तो एफ आया आपके पास बच्चों 15/10 10⁻11 डिवाइड बाई 2। तो एक 10 से एक 10 कैंसिल, ये 2 से 7.5, तो 7.5 10⁻10 डिवाइड बाई पाई। मैंने ऐसे सोल्व करके लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गई बच्चों फ्रीक्वेंसी और ये क्या आ गई वेवलेंथ। तो पहले पार्ट में यही पूछा था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। दूसरे पार्ट में पूछा राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक्सप्रेशन लिखना है, इतना नोट करिए जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। अब लिखो राइट एन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा बच्चों राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। बी पार्ट में पूछा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बच्चों क्या था आपके पास E नोट बाई बी नोट किसके बराबर था सी के, सॉरी E बाई बी, E नोट बाई बी नोट किसके बराबर था सी के। तो E नोट किसके बराबर हो गया C इंटू बी नोट के बराबर हो गया। अरे हो गया नहीं। तो आपके पास जो E नोट की वैल्यू होगी वो क्या होगी C इंटू बी नोट। C मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻8, बी नोट ये रहा आपका, ये बी नोट ही तो है ना। तो बी नोट 2 इंटू 10⁻⁻7 तो बना 6 इंटू 10 कितना बना 60। अरे 8 - 7 10 बचेगा ना। अब लिख लो E इज इक्वल टू क्या होता है E नोट। ठीक है, इक्वेशन को लिखोगे आप लोग E बाई बी बराबर C। तो E को क्या लिख सकते हो B इंटू C, ऐसे तो लिखते हो ना। तो देखो यहां से भी अगर आप लिखते हो तो C B की वैल्यू ये रही 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन, बाकी एज इट इज 0.5 10⁻³ प्लस 1.5, ये cos की फॉर्म में भी हो सकता है आंसर बच्चों इंटू टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 ये 60 आ रहा है मेरे पास। तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी 60 इंटू साइन 0.5 10⁻³ x प्लस 1.5 10⁻11। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पॉइंटिंग वेक्टर ये नोट कर लिया। बाकी न्यूमेरिकल्स कल डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट देख लीजिए बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है बच्चों, ये क्या होता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या बताता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्या बताता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। कौन बताता है आपको पॉइंटिंग वेक्टर। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी कह सकते हो इसको, इसी लैंग्वेज को एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे रेट वर्ड टाइम को बताता है यहाँ पे, इसी लैंग्वेज को ऐसे लिख सकते हो एनर्जी
एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर को एस से लिख देते हैं, ये बताता है किस रेट से एनर्जी फ्लो होगी। ठीक है, इसको एस से डिनोट कर देते हैं। और बेसिकली बच्चों क्या होता है, ये ई क्रॉस बी, ये क्या बताता है, प्रोडक्ट ऑफ ई क्रॉस बी। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस में, तो ई एक्स आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड है किधर, वाई एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, वाई एक्सिस में आपके पास। ठीक है, तो बी वाई जे कैप, तो क्या बना आपके पास, एस इज इक्वल टू ई आई कैप, ई आई कैप क्रॉस बी जे कैप। ठीक है, ई क्रॉस बी, ई एक्स लिखो तो लिख लो, नहीं ई और वाई रहने दो, ई क्रॉस बी इंटू आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है, के। एक मिनट बच्चों, अभी भी स्क्रीन शायद एक बार डिस्टर्ब हो गई थी, अभी बताते हैं, दोबारा से बताते हैं। एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के का। मतलब वेव का प्रोपगेशन किधर हो रहा है, इन द जेड डायरेक्शन। फिर से सुनिए बच्चों, क्या बताता है ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, वाई एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस में। तो क्या लिखोगे, आई कैप जे कैप। ठीक है, तो ई क्रॉस बी क्या आ गया, आई क्रॉस जे। अरे ई इंटू बी क्रॉस तो हटा दो इसको, ई इंटू बी क्या आया बच्चों आपके पास, ई इंटू बी क्या आया, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है बच्चों, के कैप। तो मतलब कि वेव का प्रोपगेशन किधर है, जेड डायरेक्शन में। तो ये क्या बता रहा है, द वेव प्रोपगेशन is along z डायरेक्शन। वेव का प्रोपगेशन किधर है बच्चों, इन द जेड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा, इन द जेड डायरेक्शन। एक बार नोट करिए बच्चों जल्दी से, एक सेकंड में। इसकी यूनिट देखिए क्या हो जाएगी, पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट क्या बताता है, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या बताता है ये, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपके पास, वॉट मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। बेसिकली बच्चों ये ई क्रॉस एच होता है, ये क्या होता है, ई क्रॉस एच। बी मत लिखना, एच लिखना। अभी बताती क्यों, ये मैं गलती से लिख गई। एच भी मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे बी भी मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, लेकिन थोड़ा सा रिलेशन होता है ना। बी क्या होता है, म्यू नॉट एच। बी क्या होता है, म्यू नॉट, मीडियम को बताता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये एच लिखा जाता है, ई क्रॉस एच होता है पहले। ठीक है, अब अगर इसको आप एवरेज की फॉर्म में यहाँ से ऐसे लिखो, बी की फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ई क्रॉस बी। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, बी बाई म्यू नॉट। तो यहाँ नीचे म्यू नॉट आ जाएगा बस। म्यू नॉट की वैल्यू वैक्यूम एयर के लिए वो 1 जो भी होती है वो हम मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है, अगर वैक्यूम के लिए बात करें तो 1 हो जाएगी। किसी अदर केस में बात करेंगे तो वैल्यू 4.10⁻7 जो भी हम लिखते हैं अलग अलग। ठीक है, नहीं म्यू नॉट की वैल्यू 4.10⁻7 होती है। ठीक है, जल्दी नोट करिए इतना। ये एच होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, मैं बी लिख गई थी, ये एच होता है यहाँ। ठीक है, अरे एच और बी में ये रिलेशन होता है ना, पढ़ा है हमने थर्ड यूनिट के अंदर। ठीक है, नोट करिए। एच वो था तो जितने आई के कारण बनता, मैग्नेटाइजेशन के कारण जो बनता है, आई के कारण जो बना। बी क्या था कि जब हमने मैग्नेटाइजेशन को डाल दिया किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, तब बी कितना चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम लिखना चाहे बच्चों एवरेज वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइनसोइडल वेव है। देखो रिजल्ट को ऐसे भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है बच्चों, साइनसोइडल वेव। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ई आर एम एस इंटू ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई क्रॉस बी डिवाइड बाई म्यू नॉट।
ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी है बच्चों? साइनसोइडल वेव है ये ईबी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है बच्चों? साइनसोइडल वेव है आपकी, ठीक है। तो आपके पास इसको क्या लिख देंगे? ई आर एम एस इंटू बी आर एम एस इंटू म्यू नोट। और ई आर एम एस क्या होता है? ई आर एम एस क्या होता है आपके पास? ई आर एम एस क्या होता है? ई आर एम एस ई नॉट बाई रूट टू। और बी आर एम एस क्या होता है? बी नॉट बाई रूट टू, ठीक है। ई आर एम एस होता है ई नॉट बाई रूट टू, बी आर एम एस बी नॉट बाई रूट टू। तो ई नॉट बाई रूट टू इंटू बी नॉट बाई रूट टू डिवाइड बाई म्यू नॉट। तो हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं 1/2 ई नॉट क्रॉस बी नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट। वही रिलेशन है, बस अलग अलग तरीके से थोड़ा लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं है। वही था रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर मिनट टाइम पर मिनट टाइम। आप ई क्रॉस बी ही याद रखना, आपके लेवल में तो ई क्रॉस बी से बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा एडवांस के लिए बता दिया आपको, बाई द वे इस फॉर्म में लिख दे, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो एनर्जी ई क्रॉस एच, बी क्या होता है बच्चों? म्यू नोट है, तो ये म्यू नोट आ जाएगा नीचे, बस इतना सा बी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइनसोइडल वेव में होती है, साइनसोइडल फॉर्म में होती है, साइन की फॉर्म में, तो इसलिए क्या लिखेंगे? ई आर एम एस बी आर एम एस। ई आर एम एस क्या होता है? ई नॉट बाई टू, बी आर एम एस क्या होता है? बी नॉट बाई टू, ठीक है बच्चों। बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर के लिए याद रखो एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। बी की वैल्यू म्यू नॉट एच, ठीक है, वो वहां से आप अपना सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये बस आप यहाँ से आपके यूज में इतना ही आएगा कि डायरेक्शन निकाल सकते हो आप यहाँ से। क्या निकाल सकते हो? डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो आप लोग प्रोपगेशन किधर होगा वेव का, तो आप आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई करके आप डायरेक्शन बेसिकली क्या कर सकते हैं? यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया सबको? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।